नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत है। आज हम हिंदी उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का 24वां अंक सुनने जा रहे हैं। 24वां अंक इस उपन्यास का आखिरी अंक है। तो आज हम सुश्री उषा प्रियंवदा जी के उपन्यास का ये अंतिम अंक सुनना प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करें। तुम अभी तैयार नहीं हुई सुषमा? मीनाक्षी के शब्दों पर सुषमा ने चौंक कर आंखें उठाई और कहा, अभी तैयार हुई जाती हूँ। उठकर अंदर जाते हुए सुषमा को यह छोटा सा वार्तालाप किसी और समय कहे हुए शब्दों की प्रतिध्वनि सा लगा। मीनाक्षी आकर उसके पलंग पर बैठ गई और बाल संवारती सुषमा को देखने लगी। सुषमा के हाथ चल नहीं रहे थे। बाल सुलझाकर जोड़ा बनाने में उसे जाने कितनी देर लगी और फिर वह ड्रॉर खोलकर कांटे खोजने लगी। फिर मीनाक्षी ने पूछा, कांटे चाहिए? लो, मैं देती हूँ। और उसने अपने जूड़े से 2 कांटे निकालकर सुषमा को दे दिए। सुषमा ने कुमकुम की डिब्बी खोली और बंद कर दी। लिपस्टिक उठाई और रख दी। दर्पण में उसे अपना चेहरा बहुत श्रीहीन और फीका फीका लग रहा था। फिर वह उठी और अलमारी में जो साड़ी ऊपर रखी थी उसी को पहन लिया। वे दोनों बाहर निकल आईं। बसंत कब चुपके से आ गया यह सुषमा को पता ही न चला। आम के पेड़ बौर से ढक गए थे और नींबू के फूलों की सुगंध मतवाली सी सब ओर भटकने लगी थी। कहीं कहीं गुलमोहर का एक गुच्छा, धरती की उत्तप्त उसासें। सुषमा को नई उदासी ने घेर लिया। कुछ ही दिन में कॉलेज बंद हो जाएगा। 1 वर्ष का अंत। गर्मी के लंबे न कटने वाले दिन और आंखों में बीत जाने वाली रातें। और फिर जुलाई। नए सिरे से हर चीज का प्रबंध। हॉस्टल में नई छात्राएं, स्टाफ रूम में कुछ नई अध्यापिकाएं। सभी कुछ वैसा ही होगा। फिर भी कुछ भी वैसा नहीं। इस जुलाई में मीनाक्षी न होगी। सुषमा ने मीनाक्षी को देखा और उसने एक लंबी सांस ली। जीवन में जाने कहाँ कुछ ऐसी बात बिगड़ गई थी जो अब लाख बनाने पर भी ना बनेगी। इतने लोगों से घिरे रहने पर भी वह अकेली ही रहेगी। नीरू के विवाह के बाद अम्मा ने निश्चय कर लिया था कि अब सारा परिवार एक ही जगह रहे तो सुविधा होगा। 2 जगह रहकर दोहरा खर्च करने से क्या लाभ। इसलिए सभी सुषमा के पास रहें। प्रतिमा, संजय, विनय सभी की पढ़ाई दिल्ली में हो सकती है। सुषमा जानती थी कि अम्मा के मन में उसकी चिंता के अतिरिक्त और क्या है। उनके अनुसार सुषमा बहुत फिजूल खर्ची करती थी। घर की देखभाल नहीं करती थी। भौरी मनमानी करती थी। अम्मा चाहेंगी कि हॉस्टल का धोबी कम धुलाई पर उनके कपड़े धोए। हॉस्टल में कोयला लकड़ी आए तो उसी में से थोड़ा घर पर आ जाए। माली घर के लिए सब्जी बोए। हॉस्टल के नौकर घर का काम करें। सुषमा यह भी समझती थी कि उसे इन बातों पर अम्मा से सख्ती बरतनी पड़ेगी। फिर भी वह उसका परिवार था और सारी खामियों के बावजूद वह उनकी थी। सुषमा के मन में नए सेशन के लिए कोई उत्साह न था। उसने सोचा कि अगले साल वह कोई फालतू काम न लेगी।
अपने कमरे में पड़ी रहा करेगी और मन ना होने पर कोई उसे कुछ करने पर बाध्य न कर सकेगा। जैसे इस समय उसे लड़कियों के लिए पुरस्कार खरीदने जाना पड़ रहा था। वह कॉलेज की हिस्ट्री एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी और अगले दिन पुरस्कार वितरण होने वाला था। सुषमा ने यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री के प्रोफेसर को बुलवाया था और अगले दिन उसे काफ़ी काम था। स्वागत का भाषण, चाय का इंतज़ाम, हॉल में कुर्सियाँ वगैरह लगी हैं कि नहीं, यह देखना, उसे यह सब भार सा प्रतीत हुआ। बाजार जाकर उन दोनों ने कुछ पुस्तकें खरीद ली। मीनाक्षी को कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी थी। वे दोनों कपड़े की एक बड़ी दुकान में चली गईं। मीनाक्षी कपड़े देखने लगी और दोनों हाथों से किताबों का बोझ संभाले सुषमा इधर उधर देखने लगी। फुटपाथ पर फूल वाले चीख चीख कर वेड़ियाँ बेच रहे थे और उनकी निरंतर बिक्री हो रही थी। सुषमा ने हाथ के संकेत से एक फूल वाले को बुलाया और मीनाक्षी के लिए एक वेड़ी खरीदने लगी। सुषमा, अपना नाम सुनकर उसने मुड़कर देखा और उसे कौशल्या जी को पहचानने में एक क्षण की देर लगी। फिर उसकी दृष्टि आसपास नील को खोजने लगी। आप यहाँ कब आई? सुषमा ने पूछा। आज सुबह आई हूँ। कृष्णा ने तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ और भेजी हैं। अच्छा, सुषमा ने कहा। आप मेरे घर आइए किसी समय। सुषमा ने अनुरोध किया। उन्हें लेकर तो नील को आना ही पड़ेगा। मैं तो परसों चली जाऊंगी। नील से मिलने आई थी। वह कल जा रहा है ना? कौशल्या जी ने कहा। कहाँ? सुषमा के मुंह से निकला। तुम्हें नहीं मालूम? कौशल्या जी को आश्चर्य हुआ। वह हॉलैंड जा रहा है। फर्म भेज रही है। कल रात को फ्लाई करेगा। हम सब उससे मिलने आए हैं। यह नील की माँ है, मेरी बड़ी भावज। सुषमा ने उनसे कुछ दूर हटकर खड़ी प्रौढ़ महिला को देखकर नमस्कार किया। उनके पास खड़ी कौतूहल भरे नेत्रों से सुषमा को एकटक ताकती किशोरी शायद नील की बहन होगी। काफी दिन लग जाएंगे क्या? उसने पूछा। पता नहीं कितने दिन लगे, साल 2 साल, कुछ ठीक नहीं है। सुषमा को अपने संयत स्वर पर आश्चर्य हो रहा था। हाँ, एक बार कोई जाता है तो सब कुछ देखकर ही लौटता है। नील तो कुछ बताता ही नहीं कि कब तक लौटेगा। कौशल्या जी बोली। अच्छा सुषमा, तुम चपरासी को भेजकर साड़ियाँ मंगा लेना। सुषमा ने उन्हें नमस्कार किया और उन सब के जाने के बाद भी फूलों की वेड़ी हाथ में पकड़े वह वहीं खड़ी रही। मीनाक्षी दुकान के अंदर से निकली और सुषमा ने उसे वेड़ी देते हुए कहा, लो, तुम्हारे लिए ली हैं। थैंक यू डार्लिंग। मीनाक्षी मुस्कुराई। मेरे जूड़े में बांध तो दो। सुषमा ने वेड़ी के डोरे में कसी गांठ लगाते हुए कहा। मीनू, अभी नील की बुआ मिली थी। कह रही थी कि नील हॉलैंड जा रहा है कल रात को। मीनाक्षी मुड़कर सुषमा के चेहरे पर देखती रह गई। ऐसे क्यों ताक रही हो मेरी ओर? सुषमा मुस्कुराई। मीनाक्षी ने बिना कुछ कहे उसकी बाह पर हाथ रख दिया। चलो,
अब वापस चलें, मीनाक्षी ने कहा। फूल वालों की पुकारें, मीनाक्षी की वेणी की सुगंध, कोलाहल, लाल हरी रोशनी, पास गुजरते बच्चे की हंसी, यह सब एकाएक सुषमा को असह्य हो उठा। मीनाक्षी ने एक टैक्सी रोकी और सुषमा के हाथों से किताबें लेकर उससे बैठने का संकेत किया। सारी रात सुषमा खिड़की से बाहर देखती रही। टैक्सी में रेडियो लगा था और टैक्सी के तेज चलने पर गीत के बोल स्पष्ट हो जाते थे। भौरी के द्वार खोलते ही सुषमा ने पूछा, कोई आया था? भौरी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। कोई फोन भी नहीं? ना, भौरी ने कहा। अगली सुबह हर सुबह की तरह नई और ताजी। माली ढेर सारे फूल दे गया। हिस्ट्री एसोसिएशन की सेक्रेटरी आकर पूछ गई कि अंत में धन्यवाद देने के लिए उसे क्या कहना है। रात में हॉस्टल में उत्सव था, जिसमें भोज के अतिरिक्त वैरायटी एंटरटेनमेंट भी था। सुषमा बहुत व्यस्त रही। उसने सब काम स्वयं खड़े होकर करवाए। हॉल में बिछी दरी साफ है या नहीं, कुर्सियां सब सीधी कतारों में हैं, चाय के बर्तन बैरों से साफ धुलाकर लगवाए और सेक्रेटरी बार बार उससे कहती रही, आप अपने को न थकाइए मिस शर्मा, मैं सारे काम स्वयं कर लूँगी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मीनाक्षी ने उस व्यस्तता के बीच एकाएक पूछ लिया, तुम एयरोड्रोम जाओगी? सुषमा ने उत्तर नहीं दिया। वह लिस्ट से मिलाती रही कि पुरस्कार ठीक संख्या में है या नहीं। मीनाक्षी चुप रह गई। समय आने पर सभी काम सुचारू रूप से हुआ। जल्दी छुट्टी हो जाने पर भी छात्राओं ने घर भागने की उतावली नहीं दिखाई। भाषण सुनते हुए एक बार भी उन्हें खांसी का दौरा नहीं पड़ा। ऊबने पर वे एक दूसरे को कोहनी मारकर खिलखिलाई भी नहीं। सेक्रेटरी ने बिना अटके अतिथियों को धन्यवाद दिया और चाय भी ठीक से हो गई। खाद्य सामग्री बासी नहीं थी और बैरे काफ़ी चुस्त थे। पर इस बीच बार बार बजते रिकॉर्ड की तरह कौशल्या जी के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। सब कुछ करते हुए एक पल को भी वह न भूली थी कि नील आज रात को जा रहा है। शाम को वह हॉस्टल डिनर के लिए तैयार हुई। मीनाक्षी पहले से ही आकर उसके पास बैठी हुई थी। बोली, मैंने फ़ोन करके पता लगाया था, प्लेन रात को 10 बजे जा रहा है। सुषमा ने जैसे उसकी बात सुनी नहीं। हॉस्टल के डाइनिंग हॉल की घड़ी ने जब 9 बजाए तो सुषमा अकुला कर उठ खड़ी हुई। मुझे एक काम से जाना है, उसने प्रिंसिपल व अन्य अतिथियों से क्षमा मांगते हुए कहा। वह भागती सी बाहर आई। उसने देखा मीनाक्षी भी उसके पीछे है। मीनू, प्लीज़ एक टैक्सी के लिए फ़ोन कर दो, सुषमा ने अनुनय की। उसने अलमारी खोलकर रुपए निकाले और पर्स में डाल लिए। उसका शरीर तीव्र ज्वराक्रांत रोगी की तरह कांपने लगा था। श्रृंगार मेज से उठाकर उसने लिपस्टिक लगाई, पर उसके होंठ एक लाल टेढ़ी सी रेखा बनकर रह गए। मीनाक्षी ने टैक्सी के लिए फ़ोन कर दिया। वह अंदर लौटकर सुषमा को आशंकित दृष्टि से देखने लगी। सुषमा का ब्रोकेट का बटुआ मेज पर पड़ा था और वह चलने के लिए बिल्कुल तैयार अधीर सी बाहर देख रही थी। गेट से अंदर घुसती टैक्सी की हेडलाइट्स के प्रकाश में फूलों की क्यारियां चमकने लगीं। सुषमा ने मुड़कर अपना बटुआ उठा लिया
और 2 पल उद्विग्न सी उसकी डोरी को खोलती बंद करती रही। फिर वह अचानक शांत हो आई। उसके नेत्रों की आकुलता एक अगाध निस्तब्धता में बदल गई, जैसे भयंकर शब्द करती आंधी कहीं दूर से ही गुजर गई हो। सुषमा, टैक्सी आ गई। मीनाक्षी ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ टिकाकर कहा। उस स्पर्श से सुषमा चौंक गई। वह मीनाक्षी की आंखों में एकटक कुछ देखती रही। फिर उसने बटुआ हाथ से छोड़ दिया और कहा, टैक्सी वापस कर दो मीनाक्षी, मैं नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी बिना कुछ कहे बरामदे की ओर बढ़ी और सुषमा अपनी पसीजी हथेली होठों पर रगड़ती हुई उन्हें पोंछने लगी। इन अवसादग्रस्त पंक्तियों के साथ लेखिका उषा प्रेमवदा जी ने अपने उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें का समापन किया है। आपकी संवेदना को यह उपन्यास और उसका प्रस्तुतिकरण कितना छू पाता है, ये आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। पसंद आने पर शब्द विन्यास 666 को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मित्रों एवं परिवारजनों में शेयर करें और समय से अंकों को सुन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वापस मिलने तक विदा। धन्यवाद।